सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV और आज इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द अमेंडमेंट कवर करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ द अमेंडमेंट में सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, NBFC, जो मई 20 इससे हमारे जो मई 20 के अमेंडमेंट है वो ओवर हो जाएंगे और नवंबर 20 के कुछ अमेंडमेंट है, कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट है वो कवर करने रहेंगे। अब बात यह है कि जो मई 20 का अमेंडमेंट है, NBFC के अमेंडमेंट करने के बाद हमारे पास अमेंडमेंट के कुछ 17 MCQs है। वो 17 MCQs को हम देखकर मई 2020 के जो अमेंडमेंट है उसको हम ओवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मई 2020 के लास्ट सेक्शन ऑफ अमेंडमेंट्स है। और इधर NBFC में सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ NBFC। अगर देखा जाए तो 7 टाइप्स ऑफ NBFC है। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो जैसे कि आइसक्रीम में होता है ना प्लेन वैनिला, जो बेसिक आइसक्रीम होती है, वैसे ही NBFC एक बेसिक NBFC है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी में क्या है कि इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस। मतलब ऐसी कंपनी विच इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो प्रिंसिपल बिजनेस कैरी कर रही है। और उसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या कैरी कर रही है, कौन सा प्रिंसिपल बिजनेस है? उसका प्रिंसिपल बिजनेस है असेट फाइनेंस, जो इधर दे के रखा है असेट फाइनेंस, द प्रोवाइडिंग फाइनेंस वेदर बाय मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस और अदरवाइज, मीन्स मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस और अदरवाइज फॉर एनी एक्टिविटी अदर देन इट्स ओन, एंड द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी परचेस करके भी हम फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, असेट फाइनेंस, मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस फॉर एक्टिविटीज़ अदर देन ओन। ठीक है, खुद की एक्टिविटीज़ के अलावा किसी पर्पज़ के लिए हम लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हैं, और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक, एंड इज़ नॉट एनी अदर कैटेगरी ऑफ NBFC एज डिफाइंड बाय द RBI। मतलब ये बोल दिया ना, ये वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टाइप का हो गया। एंड इज़ नॉट एनी अदर कैटेगरी ऑफ NBFC, कोई ये दूसरी कैटेगरी ऑफ NBFC नहीं है। अगर दूसरी कैटेगरी है तो वो है, अदरवाइज ये है। ठीक है, एज डिफाइंड बाय द RBI इन एनी ऑफ इट्स मास्टर डायरेक्शन। ये हो गया इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। अब इस इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। अब ये जो है ये है डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। बाकी सारी जो आएगी कंपनी वो होगी नॉन डिपॉजिट कंपनीज। आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, अ कंपनी जिसका नेट ऑन फंड एटलीस्ट 3,300 करोड़ है एंड हैज़ डिप्लॉयड 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। कंपनी के टोटल एसेट का 75% तो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में लगा हुआ है। इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। अगर उसको अपने नाम को जस्टिफाई करना है तो यही है कि नेट ऑन फंड जो है एटलीस्ट 300 करोड़ होना चाहिए, साथ ही साथ टोटल एसेट का एटलीस्ट 75% वो डिप्लॉयड है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में। इट्स कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हैज़ डिप्लॉयड 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, प्रोवाइडेड इट हैज़ क्रेडिट रेटिंग ऑफ A or above and has a capital risk adequacy ratio of 15% with a minimum tier 1 capital 10%। 3 लाइन का है सिर्फ, डेफिनेशन सिर्फ 3 लाइन की, बट इसमें कितना सब कुछ देके रखा है। अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हम ये चीज़ें देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन होता है एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एसेट, नेट ऑन फंड एटलीस्ट 300 करोड़, उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की तरफ डिप्लॉयड है एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एसेट, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A होनी चाहिए और इक्विवेलेंट बाय एनी एजेंसी, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो 15% होना चाहिए और विद अ मिनिमम टीयर 1 कैपिटल एटलीस्ट 10% होना चाहिए, मिनिमम टीयर 1 कैपिटल 10%। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ऊपर अपन ने बात करी थी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की, अब इधर आ रहा है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैविंग टोटल एसेट नॉट लेस देन 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट अलॉन्ग विद अदर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इन द ग्रुप। तो खुद से या तो 2-4 लोगों को मिला के इन द ग्रुप, विच रेज और होल्ड पब्लिक फंड, जो रेज करते हैं पब्लिक फंड या होल्ड करते हैं पब्लिक फंड, रेज और होल्ड पब्लिक फंड आर कॉल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, जो पैसे जो पब्लिक फंड को रेज करते हैं और होल्ड करते हैं पब्लिक फंड आर कॉल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो वो जो कंपनी है जो रेज और होल्ड करती है पब्लिक फंड आर कॉल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। फिर आती बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इसके ऊपर जो बात करी थी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की बात करी थी, अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। ये भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, मतलब कोई डिपॉजिट्स नहीं होते, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है।
नेट ऑन फंड 300 करोड़ और मोर, जो इसको जस्टिफाई कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को, और जो इन्वेस्ट करता है सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड पोस्ट कमेंसमेंट ऑपरेशंस डेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही होते हैं। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कमेंस हो चुके हैं और एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कमर्शियल ऑपरेशन इनका है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो 1 साल से सेटिस्फैक्ट्री इसका कमर्शियल ऑपरेशन चल रहा है, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कमर्शियल ऑपरेशन एंड बिकम अ पार्टी ऑफ ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट। तो ये जो होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, पीसीओडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये करते हैं, विच हैव कंप्लीटेड, उसने कम से कम 1 साल ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन हो गया है। तो ऐसे केस में वो इन्वेस्ट करते हैं, वो पार्टी बनते हैं टू अ ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट। आती बात एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब कि ऐसी कंपनी जो नॉन डिपॉजिट है और छोटे लोगों की मदद करती है, फिर भी इनकी टोटल एसेट का एटलीस्ट 75%, ये भी नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये टोटल एसेट का 85% माइक्रो फाइनेंस के फॉर्म में इनके पास रहता है। ठीक है, इन्होंने ऐसा माइक्रो फाइनेंस किसको दिया होगा, अब अपनी जितनी भी टोटल एसेट है उसमें से 85% तो माइक्रो फाइनेंस के रूप में है। सच माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, सच माइक्रो फाइनेंस शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ लोन गिवन टू दोज हु हैव एनुअल इनकम 1 लाख इन रूरल एरियाज। तो माइक्रो फाइनेंस बी इन अ फॉर्म ऑफ लोन, तो माइक्रो फाइनेंस तो लोन के फॉर्म में है, और लोन किसको देंगे, जिसका एनुअल इनकम 1 लाख है रूरल एरिया में और 1,60,000 है अर्बन एरियाज या सेमी अर्बन एरियाज में। वो लोन जो है वो लोन 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, और टेन्योर पर 24 महीने से कम नहीं होगा, शुड नॉट बी लेस देन, मतलब एटलीस्ट 24 महीने का टेन्योर होगा और 1 लाख का लोन देंगे। ये जो लोन है विदाउट कोलेट्रल दिया जाएगा, और लोन का रिपेमेंट आप फोर्टनाइटली, वीकली, मंथली कैसा भी सेट कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन करें अगर इसको हम देखें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो माइक्रो फाइनेंस टोटल एसेट का 85% जो है पैसा डिप्लॉयड इन माइक्रो फाइनेंस। इसके बोरोवर्स कौन है, वो बोरोवर जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख तक है रूरल एरियाज में और 1,60,000 है अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। लोन अमाउंट मैक्सिमम 1 लाख तक का है, विदाउट कोलेट्रल देंगे, और लोन का टेन्योर 24 मंथ, टू बी पेड मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हमने इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी देखा, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड देख लिया, इसको कनेक्ट करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी देख लिया। अब आता है एनबीएफसी फैक्टर्स। अब एनबीएफसी फैक्टर्स, तो एनबीएफसी फैक्टर वही नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है जो इंगेज है प्रिंसिपल बिजनेस, और प्रिंसिपल बिजनेस है फैक्टरिंग। द फाइनेंशियल एसेट इन द फैक्टरिंग बिजनेस शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल एसेट। तो जो टोटल एसेट का एटलीस्ट 50%, इधर 85% ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटल एसेट का एटलीस्ट 50% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंशियल एसेट इन फैक्टरिंग बिजनेस। वो जो फाइनेंशियल एसेट इन फैक्टरिंग बिजनेस शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल एसेट, एंड साथ ही साथ इनकम डिराइव फ्रॉम फैक्टरिंग बिजनेस शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का 50% जो है इनकम डिराइव फ्रॉम फैक्टरिंग बिजनेस, टोटल एसेट का 50% जो है, टोटल एसेट का 50% जो है वो फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए इन फैक्टरिंग बिजनेस। अब नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये भी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, रेफर्ड टू इन द गाइडलाइंस ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ न्यू बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी इशूड बाय आरबीआई विच होल्ड्स द शेयर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, जो शेयर होल्ड करती है बैंकिंग कंपनी का, एंड द शेयर ऑफ ऑल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इन इट्स ग्रुप, जो शेयर होल्ड करती है बैंकिंग कंपनी का, एंड द शेयर्स ऑफ ऑल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, जो शेयर होल्ड करती है बैंकिंग कंपनी का, तो बैंकिंग कंपनी का शेयर्स होल्ड करती है, एंड द शेयर्स ऑफ ऑल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज इन इट्स ग्रुप, वेदर रेगुलेटेड बाय बैंक और बाय एनी फाइनेंशियल रेगुलेटर टू द एक्सटेंट परमिसेबल अंडर द एप्लीकेबल रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस। तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी याद करने का क्या है कि वो होल्ड करती है शेयर बैंकिंग कंपनी के, एंड द शेयर ऑफ ऑल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, जो बैंकिंग कंपनीज नहीं है, ऑल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है। तो अपन ने क्या बोला, एक तो बैंकिंग कंपनी और एक है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जो उसके ग्रुप में है, ऑल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, इनके ये शेयर्स होल्ड करती है। ठीक है, वेदर रेगुलेटेड बाय बैंक, अब ये जो कंपनीज है भले ही वो बैंक से रेगुलेटेड हो या अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर हो, टू द एक्सटेंट परमिसेबल अंडर द एप्लीकेबल रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन। अब ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड, तो ऑडिट प्रोसीजर क्या है,
अब ऑडिट प्रोसीजर, हमको एनबीएफसी को ऑडिट करना है, हम किस तरीके से ऑडिट करेंगे, तो इसमें ऑडिट प्रोसीजर में 5 चीज़ें हैं जो हमको देखनी रहती है। सबसे पहले अगर मैं आपको 1 मिनट, हाँ, अगर मैं ऑडिट प्रोसीजर को हम ब्रीफली अगर इसका फ्रेमवर्क बिठाए तो ऑडिट प्रोसीजर में क्या रहेगा, आपको बिजनेस देखना है, ठीक है, किस टाइप की एनबीएफसी है, इंटरनल कंट्रोल्स देखने हैं, चेक करना है उसका रजिस्ट्रेशन, चेक करना है कि वो कंप्लायंसेस करती है कि नहीं करती है, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस। अब ये पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस तो तभी एप्लीकेबल हो गए जब डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हो, और चेक कंप्लायंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, और प्रूडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लायंस जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लायंस है कि नहीं प्रॉपर, ठीक है, तो चेक कंप्लायंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो अब ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होता है, अभी अब हम देखते हैं। तो ऑडिट प्रोसीजर में क्या है कि आप रिव्यू करो एमओए, एओए, मिनट्स, डिस्कशंस में देखो, पार्टिसिपेट करो, समझ में आएगा कि भैया बिजनेस क्या है। इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, चेक करो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है क्या, क्या इफेक्टिवली फॉलो होते हैं क्या इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, और चेक करो कि क्या एनबीएफसी के पास इफेक्टिव सिस्टम है कि वो पीरियोडिकल रिव्यू करती है एडवांसेस का, जो भी उसने एडवांसेस दिए हैं क्या वो पीरियोडिकल रिव्यू करती है कि नहीं करती है, ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करती है कि नहीं करती है, वो कल को कहीं से पैसा नहीं आया तो इफेक्टिवली उस पर फॉलो अप प्रोसीजर लेती है कि नहीं लेती, ये हम इंटरनल कंट्रोल देख लेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, भाई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, और अगर है तो क्या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करा है, तो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द कंपनी। जब आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, आपका प्रिंसिपल बिजनेस है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका प्रिंसिपल बिजनेस है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि प्रिंसिपल बिजनेस मतलब क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज अ प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि टोटल एसेट का कम से कम 50% आपका फाइनेंशियल एसेट है, टोटल एसेट का ग्रॉस इनकम का एक्सीडिंग 50% आपका इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बोला जाता है कि तब आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही आपका प्रिंसिपल बिजनेस है। चेक करो पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्रूडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात ये आती है कि पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस और प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं, वो हम आगे की 2 हेडिंग में देखेंगे। पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन जो 2016 की है, और साथ ही साथ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस, तो सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस क्या है। पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या क्या डायरेक्शंस है। सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग, ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग असाइन टू एनबीएफसी, एनबीएफसी को कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग असाइन टू एनबीएफसी। भाई हर एक एनबीएफसी को एक क्रेडिट रेटिंग असाइंड है, हमको ये देखना है कि उसकी कॉपी लेकर आनी, ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग असाइन, और चेक करना है कि क्या वो जो डिपॉजिट है वो उस क्रेडिट रेटिंग में जो अलाउड है, क्रेडिट रेटिंग में जो एलिजिबल डिपॉजिट आप दे सकते हो उसी लेवल में कर रहे कि नहीं कर रहे। तो हेल्ड दैट डिपॉजिट एक्सेप्टेड और हेल्ड बाय इट आर इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ क्रेडिट रेटिंग असाइन टू इट, जैसा उसको क्रेडिट रेटिंग असाइन किया है उसके हिसाब से ही डिपॉजिट जो है ले रहे हो, दे रहे हो, वैसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेमेंट, टेस्ट चेक द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट मोबिलाइज बाय एनबीएफसी। तो इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेमेंट में क्या बोला है, टेस्ट चेक द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट मोबिलाइज बाय एनबीएफसी टू एसर्टेन दैट एनबीएफसी हैज नॉट पेड इन एक्सेस एज पर द स्पेसिफिकेशन। चेक करो कि जो इंटरेस्ट है वो एक्सेस तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर है कि नहीं है। तो क्रेडिट रेटिंग देख ली हमने, इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख लिया। फिर आती है बात पब्लिक डिपॉजिट। चेक करो कि वेदर एनबीएफसी ने अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करे है या डिपॉजिट रिन्यू कर रहे हैं तो सामने वाला पहले रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म देता है कि नहीं देता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्टेंस एंड रिन्यूअल है ये ओनली आफ्टर रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और फर्दर इंश्योर दैट वेदर इट कंटेन द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बोरोवर, वेदर डिपॉजिटर इज शेयर होल्डर और अ डायरेक्टर और अ प्रमोटर और अ मेंबर ऑफ पब्लिक। तो चेक करो कि क्या, पहले तो ये देखो कि जो डिपॉजिट है उसको अगर आपको एक्सेप्ट कर रहे हो या उसको आप रिन्यू कर रहे हो तो क्या वो सामने वाला रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म फर्निश करता है, उसके बाद ही आप कर रहे हो ना। फिर एक बार ये भी देख लो कि क्या ये जो डिपॉजिटर है क्या ये रिलेटिव है, रिलेटिव इन द सेंस कि स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करता है, जैसे शेयर होल्डर है, मेंबर है, डायरेक्टर है, प्रमोटर है, ठीक है। फिर डिपॉजिट रजिस्टर, सामने वाला ने डिपॉजिट कर दिया तो हमने क्या देखा, क्रेडिट रेटिंग देख लिया, इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेमेंट देख लिया कि वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है पेमेंट, और पब्लिक डिपॉजिट देख लिया। अब पब्लिक डिपॉजिट के बाद आता है डिपॉजिट रजिस्टर। तो वेरीफाई द डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन बाय एनबीएफसी एंड टेस्ट चेक द पर्टिकुलर दैट हैव बीन एंटर्ड देयरइन। तो चेक करो कि डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन होते हैं कि नहीं होते एनबीएफसी में, एंड टेस्ट चेक द पर्टिकुलर्स दैट हैव एंटर्ड देयरइन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच डिपॉजिटर।
और चेक करो पर्टिकुलर्स दैट हैव बीन एंटर्ड देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच डिपॉजिटर विद सपोर्टिंग रिसिप्ट इशूड टू डिपॉजिटर। तो टेस्ट चेक करो कि जो पर्टिकुलर्स एंटर हुए प्रॉपर एंटर हुए कि नहीं हुए हैं विद सपोर्टिंग रिसिप्ट इशूड टू डिपॉजिटर। कस्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब जो भी इन्वेस्टमेंट है एनबीएफसी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी अप्रूव्ड लिक्विड एसेट, और अप्रूव्ड लिक्विड एसेट पे अभी तो हमको यही पता है कि वो ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है और भी कुछ होगा, चलो अप्रूव हमको इतना आइडिया नहीं, बट ट्रस्ट सिक्योरिटीज हम हर जगह देखते हैं। To check whether the investment made in approved liquid asset by NBFC holding public deposit have been lodged in safe custody। तो चेक करो कि whether the investment made in approved liquid asset by NBFC जो होल्ड कर रहा है पब्लिक डिपॉजिट, क्या वो लॉज इन सेफ कस्टडी, इनके जो लिक्विड एसेट है वो क्या सेफ कस्टडी में लॉज है, और सेफ कस्टडी में लॉज है विद अ डेजिग्नेटेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इंपॉर्टेंट ये है डेजिग्नेटेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं, जो डेजिग्नेटेड है उधर आपको सेफ कस्टडी में इसको लॉन्च करना है अप्रूव लिक्विड एसेट को, ठीक है, वो सेफ कस्टडी में रखना है। फिर एनबीएफसी को प्रिस्क्राइब रिटर्न फाइल करने रहते हैं, और एनबीएफसी अगर पब्लिक डिपॉजिट को होल्ड नहीं कर रही है तो देखो कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है क्या इसके रिस्पेक्ट में। सिंपल सी बात है, क्रेडिट रेटिंग है, इंटरेस्ट का पेमेंट प्रॉपर एडिक्वेट तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पब्लिक डिपॉजिट में देख लेते हैं कि डिपॉजिट जो है अगर एक्सेप्ट और रिन्यू करते हो तो रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म के सामने वाला देता है कि नहीं देता है, उसके बाद ही आप करते हो ना। और फिर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ डिपॉजिटर है तो फिर डिपॉजिट रजिस्टर है तो प्रॉपर्ली मेंटेन है कि नहीं है, वो इस इन्वेस्टमेंट की कस्टडी और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक में इसका होना चाहिए। और फिर एनुअल रिटर्न प्रॉपर फाइल होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करी है तो बोर्ड रिजोल्यूशन इस पर पास हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर ये आती है बात कि हमने 7 चीज़ें हैं जो पब्लिक डायरेक्शन में हमको देखनी है। ऑडिट प्रोसीजर में 5 चीज़ें हमको देखनी थी, 7 चीज़ें हैं हमारी जो पब्लिक डायरेक्शन में हमको देखना है। फिर आता है 5 प्रूडेंशियल और 5 प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, ठीक है। अब ये 5 और 7 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सिंक बैठेगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे बैठेगा वो, ठीक है। तो 5 प्रूडेंशियल नॉर्म्स बाय एनबीएफसी, जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लाई करना है। जैसा कि हमने देखा था कि आपको ऑडिट प्रोसीजर में आपको कि ये कंप्लायंस और प्रूडेंशियल नॉर्म्स को भी चेक करना है। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स में क्या है, 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि चेक कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स इनकम्पासिंग इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, ये सब तो हमको पता है। चेक कंप्लायंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म। अब प्रूडेंशियल नॉर्म में क्या क्या चीज़ें कवर होगी, इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल डेट और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। अब पॉइंट ये है कि इसके साथ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये सब तो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, वैसे भी ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स है ये तो, ठीक है। अब इंश्योर दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी एनबीएफसी ग्रांटिंग और इंटेंट टू ग्रांट डिमांड या कॉल लोन शैल फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी फॉर द कंपनी। भाई पॉलिसी के तहत ही होता है ना डिमांड लोन और कॉल लोन, ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स है कि भैया पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है कि नहीं है। वेरीफाई द एडवांसेस एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटी हैव बीन प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, जो भी एडवांसेस और क्रेडिट फैसिलिटीज है क्या वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है, क्या प्रॉपर प्रोविजन उसमें बना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए, एनपीए के केस में जो अनरियलाइज इनकम है, क्या अनरियलाइज इनकम को, ठीक है, वेदर द अनरियलाइज इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट हैव नॉट बीन टेकन, अनरियलाइज इनकम को सिर्फ लेना नहीं है हमको, तो सिर्फ रियलाइज इनकम को लेना है। अब चेक वेदर ऑल अकाउंट विच हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एनपीए प्रीवियस ईयर वो कंटिन्यू है अभी भी करंट ईयर। चेक करो कि क्या पुराने अकाउंट अभी भी कंटिन्यू है क्या, और अगर है, और अगर चलो नहीं भी है, मतलब कुछ असेट हमारे परफॉर्मिंग हो गए हैं, तो अगर परफॉर्मिंग हो गए हैं चेक वेदर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, अगर परफॉर्मिंग हुआ है तो क्या पेमेंट आया है। ये 5 चीज़ें हम देखते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स में कि कंप्लायंस चेक करो, चेक कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स, तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लायंस चेक करना है। कॉल लोन डिमांड लोन पॉलिसी के तहत होता है कि नहीं होता है। एडवांसेस और जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है उसके रिस्पेक्ट में प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर प्रोविजन बने हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है। तो डिमांड कॉल लोन हो गए, एडवांसेस और अदर फैसिलिटीज़ हो गई। एनपीए है तो एनपीए रियलाइज, उस पर जो रियलाइज बेसिस पे जो इनकम आ रही है उसको ही हम रिकॉर्ड करेंगे, अनरियलाइज इनकम को तो हम रिकॉर्ड करने से रहे। और चेक वेदर ऑल अकाउंट विच हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एनपीए, ठीक है, ऑल अकाउंट जो क्लासिफाइड हो चुके हैं एनपीए प्रीवियस ईयर में क्या वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर कभी नहीं कर रहे हैं कल को नहीं कर रहे हैं तो मतलब वो परफॉर्मिंग हो गए, तो क्या उनके रिस्पेक्ट में कुछ इनकम आई है क्या, वेदर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, ये हो गया। अब आता है 6 क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी। तो हमने 4
चीज़ें तो नहीं पढ़ी हमने, 5, ठीक है, हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी प्रूडेंशियल नॉर्म्स की, ठीक है, 6 क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स है और 7 पब्लिक डायरेक्शन है। अब जो 6 क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स है, अभी तो 4 भी आने वाला है, ठीक है, तो 6 क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स है, उसमें चीटिंग एंड फॉर्जरी, तो चीटिंग एंड फॉर्जरी, कैश शॉर्टेज ट्रीटेड एज इंटेंशनल फ्रॉड इफ मोर देन 10,000, अगर 10,000 से ज़्यादा है तो फिर तो वो इंटेंशनल फ्रॉड है। पर अगर 5,000 से ज़्यादा है और कैशियर ने रिपोर्ट नहीं करा है, बट इफ़ डिटेक्टेड बाय मैनेजमेंट और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर और ऑडिटर, किसी ने भी अगर करा है और ये कैशियर ने रिपोर्ट नहीं किया था, देखो 10,000 के ऊपर तो रिपोर्ट करा हो नहीं करा हो वो तो सब इंटेंशनल ही है, ट्रीट करा जाएगा। पर जो 5,000 के ऊपर है, कैशियर ने रिपोर्ट नहीं करा है पर उसको डिटेक्ट कर लिया है मैनेजमेंट और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर द्वारा, तो वो भी मान लिया जाएगा। तो चीटिंग एंड फॉर्जरी, कैश शॉर्टेज, मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस अप्रोप्रिएशन करा है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट करा है थ्रू फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो चीटिंग एंड फॉर्जरी, अब ये फॉर्जरी से ही हम लिंक कर सकते हैं फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट, जो चीटिंग एंड फॉर्जरी, फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट और मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से आपने फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट कर लिया। ये चीटिंग, कैश शॉर्टेज, तो कैश से हम इनकैश को लिंक कर सकते हैं। फिर अदर टाइप ऑफ फ्रॉड तो ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड एज फ्रॉड इज रिक्वायर्ड ओनली इफ इंटेंशन टू चीट इज सस्पेक्टेड और प्रूव। मेरे को इंटेंशन लग रहा है, इंटेंशन टू चीट इज सस्पेक्टेड भी हो तो भी मैं इसको जो है इरेगुलरिटी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में मैं फ्रॉड जैसे रिपोर्ट कर दूंगा, भले इरेगुलरिटी सस्पेक्टेड हो फिर भी मैं रिपोर्ट कर दूंगा एज अ फ्रॉड। तो चीटिंग एंड फॉर्जरी, इनकैशमेंट, फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट, ठीक है, कैश शॉर्टेज, मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अदर और फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन और अदर टाइप ऑफ फ्रॉड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6 क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड देखे। अब आती है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। अब ये हम क्लासिफिकेशन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग करनी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि फ्रॉड अगर 1 लाख से ज़्यादा हो तो क्या होगा, और 1 करोड़ से या उससे ज़्यादा हो तो क्या होगा। फ्रॉड कमिटेड बाय अनस्क्रैपलस बोरोवर और केसेस ऑफ अटेम्प्टेड फ्रॉड। तो सबसे पहले फ्रॉड इन्वॉल्व 1 लाख और मोर, तो एनबीएफसी को एडवाइस किया जा रहा है कि आप केस वाइज फ्यूचर प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करो, केस वाइज फ्यूचर प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। पर फाइल किसको करना है, रीजनल ऑफिस ऑफ बैंक। अब बैंक का रीजनल ऑफिस है, ठीक है, तो रीजनल ऑफिस ऑफ बैंक, तो रीजनल ऑफिस ऑफ बैंक डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन अंडर हुज जुरिसडिक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एप्लीकेबल एनबीएफसी फॉल्स। देखो एनबीएफसी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके इमीडिएट होल्डिंग मतलब उसके इमीडिएट सर, इमीडिएट बॉस मतलब कि नॉन बैंकिंग सुपरविजन का डिपार्टमेंट, ठीक है, तो जिसके जुरिसडिक्शन में ये रजिस्टर्ड ऑफिस फॉल करता है, तो नॉन बैंकिंग सुपरविजन के रीजनल ऑफिस में हमको देना है। तो रीजनल ऑफिस ऑफ बैंक या अपन बोल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन 15 दिन में देना है। और सारे फ्रॉड 1 लाख या उससे अबव के हैं, हम उसको क्लासीफाइड करेंगे केस वाइज, हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग 1 लाख और मोर। पर हम इसको प्रॉपर्ली डू रिमेंबर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, तो हम इसको क्लासिफिकेशन पर्टिकुलर क्लासीफाई करके देंगे। अब क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉड रिपोर्ट शुड ऑल्सो बी सबमिटेड इन केसेस, इन केस में भी फ्रॉड रिपोर्ट करना पड़ेगा वेयर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैव इनिशिएटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब कभी कभी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही इनिशिएट कर दी खुद से ही, या बैंक ने डायरेक्ट किया है, दैट डे में भी रिपोर्टेड एट फ्रॉड, जो भी है, तो फिर हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया 1 लाख का क्राइटेरिया पूरा करो, क्योंकि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इनिशिएट कर दिया, ठीक है, इनिशिएट कर लिया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, या बैंक ने डायरेक्ट कर दिया किसको रिपोर्ट होना चाहिए एज अ फ्रॉड, तो ठीक है, ठीक है। तो बैंक ने अगर बोल दिया कि रिपोर्ट होना चाहिए फ्रॉड, तो हम उसको रिपोर्ट कर देंगे। एप्लीकेबल एनबीएफसी शुड ऑल्सो रिपोर्ट फ्रॉड परपिट्रेटेड इंडिया सब्सिडियरी, तो वो एनबीएफसी को फ्रॉड जो है वो होलिस्टिक देखना है, अपने के साथ साथ सब्सिडियरी, जेवी, एसोसिएट में जो भी है वो सारे फ्रॉड्स को देखना है। अब फ्रॉड कमिटेड बाय अनस्क्रैपलस बोरोवर, इसके पहले में आपको 1 करोड़ एंड अबव होगा तब क्या होगा। अब 1 करोड़ 1 लाख है उसके अबव था तो ये तो था क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, पर 1 करोड़ और अबव है तो ये क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट का वेट नहीं करने वाले। जैसे ही डेट ऑफ डिटेक्शन हुआ उसके 3 हफ्ते में हम सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल और रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, नॉन बैंकिंग सुपरविजन का रीजनल ऑफिस डिपार्टमेंट अंडर हुज जुरिसडिक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एनबीएफसी सिचुएटेड, तो उन दोनों का हम फर्निश कर देंगे 3 हफ्ते में, अगर 1 करोड़ से अबव हुआ तो। एडिशनली
एप्लीकेबल एनबीएफसी को एडिशनली रिपोर्ट करना पड़ेगा डेमी ऑफिशियल लेटर से, बाय मीन्स ऑफ डीओ लेटर। डीओ लेटर से उसको एड्रेस करना पड़ेगा उसको चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। तो एडिशनली बाय डीओ लेटर उसको एड्रेस करना पड़ेगा चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। इसके पहले जो बात हुई थी वो डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन था, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, तो वही सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल है और रीजनल ऑफिस को देना है, साथ ही साथ उसको डेमी ऑफिशियल लेटर से इसको भी देना है। ठीक है, एडिशनली रिपोर्ट करना है। और बाकी जो 2 पॉइंट है, बाकी 2 पॉइंट तो सेम ही है कि फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल, सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल को देना है और बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन को देना है। ठीक है, तो ये तो हमको पता है। द लेटर शैल कंटेन ब्रीफ पर्टिकुलर ऑफ फ्रॉड। अब ये जो फ्रॉड है 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको ब्रीफ पर्टिकुलर देना पड़ेगा, जैसे कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, किस नेचर का फ्रॉड है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, किस ब्रांच में फ्रॉड हुआ है, नेम ऑफ ऑफिशियल, देखो पार्टीज कौन से इन्वॉल्व है, ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है क्या, किस ब्रांच में हुआ है, नेचर, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, क्या हमने कंप्लेंट पुलिस को लॉन्च करी क्या, ये थोड़ा सा दिमाग में नहीं आता है। तो क्योंकि पुलिस अथॉरिटीज़ का इधर कोई लेना देना नहीं है, ऐसा अपन मान के चलते हैं, क्योंकि एनबीएफसी कभी क्लिक नहीं होता है, तो भाई कंप्लेंट हैज़ बीन लॉन्च विद द पुलिस। ठीक, फिर आती बात केसेस ऑफ अटेम्प्टेड फ्रॉड, कि कुछ फ्रॉड केसेस ऑफ अटेम्प्टेड फ्रॉड, तो ऑल इंडिविजुअल केसेस जो 25 लाख के उससे ज़्यादा है, तो इंडिविजुअल केसेस जो 25 लाख के उससे ज़्यादा है, इसके पहले हमने केस वाइज पढ़ा था क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट 1 लाख के उससे अबव, फिर अपन ने पढ़ा 1 करोड़ या उससे अबव, फिर इंडिविजुअल केसेस जो 25 लाख के उससे ज़्यादा है तो हम प्लेस करेंगे ऑडिट कमेटी के, ठीक है, ऑडिट कमेटी के सामने। अब आता है फ्रॉड कमिटेड बाय अनस्क्रपलस बोरोवर। तो फ्रॉड कमिटेड बाय अनस्क्रपलस बोरोवर इंक्लूडिंग कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी और डायरेक्टर, पार्टनर बाय वेरियस मेथड, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉडुलेंट रिमूवल ऑफ प्लेज स्टॉक, आप प्लेज स्टॉक को फ्रॉडुलेंटली रिमूव कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो ऑफ हाइपोथिकेटेड स्टॉक विदाउट द एनबीएफसी नॉलेज। तो इसको मैं प्रॉपरली पॉइंटर बना देता हूँ, 1 मिनट। ओके, सो इस तरीके से ये 4 तरीके हैं, देखिए 4 मेथड है जिस मेथड से जो है फ्रॉड कमिट हो सकते हैं, कि फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉडुलेंट रिमूवल, डिस्पोजल ऑफ प्लेज, हाइपोथिकेटेड स्टॉक। तो फ्रॉडुलेंटली रिमूव करा या डिस्पोज करा आपने प्लेज या हाइपोथिकेटेड स्टॉक, तो फ्रॉडुलेंटली रिमूव करा, डिस्पोज करा प्लेज और हाइपोथिकेटेड स्टॉक को। इन्फ्लेटिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक, आप इन्फ्लेट करो वैल्यू ऑफ स्टॉक ताकि आप ज़्यादा फंड बोरो कर सको। डाइवर्जन ऑफ फंड आउटसाइड द बोरिंग यूनिट्स, तो डाइवर्जन ऑफ फंड आउटसाइड द बोरिंग यूनिट्स एक्सेट्रा। तो ये तरीके हैं अनस्क्रपलस बोरोवर। तो 1 लाख या उससे ऊपर, 1 करोड़ या उससे ऊपर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। फिर बात आती है हमारा सो फिर बात आती है कि ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। अब ऑडिट ऑफ एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, तो ऑडिट ऑफ एनबीएफसी कौन सा, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ऑडिट चेकलिस्ट कॉमन फॉर ऑल एनबीएफसी, तो ये ऑडिट चेकलिस्ट है। ठीक है, अब बात ये है कि इसमें 8 पॉइंट्स हमको समझने के, ठीक, तो 8 पॉइंट समझने के हमें। ठीक, तो देखो 4 पॉइंट्स थे फ्रॉड के, 5 पॉइंट्स थे हमारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स के, 6 पॉइंट्स थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड के, 7 पॉइंट थे पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस के। और अगर हमको समझना हो तो इधर हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट ऑडिट प्रोसीजर के। अब देखा जाए तो 5 पॉइंट ऑडिट प्रोसीजर के, पर 3 पॉइंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि चौथा और 5वां ऐसा समझने लायक है कि चौथे में तो आपको ये देखना है पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस और 5वां में प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो समझने के लिए हमने क्या करा, 3 पॉइंट से हमारे ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड, 4 पॉइंट से हमारे रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, 5 पॉइंट हमारे प्रूडेंशियल नॉर्म, 6 पॉइंट से हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड एंड 7 पॉइंट है हमारे पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस के। इस तरीके से हमने पढ़ लिया। आती बात चेक लिस्ट ऑफ एनबीएफसी। तो मर्जिंग ऑफ एनबीएफसी 3 कैटेगरीज। मर्जिंग ऑफ एनबीएफसी की हम बात करें तो मर्जिंग ऑफ एनबीएफसी 3 कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी, असेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये हो गया अब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो देखो असेट के लिए फाइनेंस कर रहे हो लोन कंपनीज, तो असेट फाइनेंस या लोन कंपनीज जो है इसको क्रेडिट कंपनी बोलिए, और इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ये तीनों को मर्ज करके इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज हो गया।
अब पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, तो सबसे पहले फिजिकल वेरीफाई ऑफ ऑल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एनबीएफसी। तो हम वेरीफाई करेंगे शेयर्स एंड सिक्योरिटी जो एनबीएफसी ने हेल्ड करी है, वेयर एनी सिक्योरिटीज लॉन्च विद एन इंस्टीट्यूशन और बैंक, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक और इंस्टीट्यूशन टू दैट इफेक्ट मस्ट बी वेरीफाइड। तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का हम फिजिकल वेरिफिकेशन देखें, फिजिकल वेरीफाई ऑल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटी, देखो हम लोन देते तो सामने वाला सिक्योरिटी देता है, तो शेयर्स एंड सिक्योरिटी को प्रॉपर्ली वेरीफाई करेंगे। और अगर सिक्योरिटी लॉन्च करी है बैंक में, तो बैंक ने सर्टिफिकेट इशू करा होगा, तो उसको वेरीफाई कर लेंगे। ओन शेयर की सिक्योरिटी पे लोन नहीं दिया जाता, हैज़ नॉट एडवांस एनी लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ओन शेयर। वेरीफाई जो डिविडेंड इनकम है, वेयर एवर डिक्लेयर्ड बाय कंपनी हैज़ बीन ड्यूली रिसीव बाय एनबीएफसी। तो जो डिविडेंड इनकम डिक्लेयर्ड है, हैज़ बीन ड्यूली रिसीव्ड इन इंटरेस्ट वेयर एवर ड्यू। तो डिविडेंड इनकम जो हमने डिक्लेयर करके रखा है कंपनी ने, क्या वो ड्यूली रिसीव हो चुका है बाय एनबीएफसी, एंड जो इंटरेस्ट वेयर एवर ड्यू, क्या उसको अपन ने अकाउंट फॉर करा है कि नहीं करा। तो डिविडेंड भी डिक्लेयर पे ही हम उसको अकाउंट फॉर करते हैं। तो हमको ये देखना है कि डिक्लेयर हो चुका है तो उसको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। और इंटरेस्ट के केस में भी जब भी ड्यू हो आपको रिकॉर्ड फॉर करना है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एनबीए, तो वो तो हमको पता ही है। टेस्ट चेक बिल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट जो हमको ब्रोकर से रिसीव हुए हैं विद रेफरेंस टू प्राइसेस वाइस विस स्टॉक मार्केट कोटेशन ऑन द रिस्पेक्टिव डेट। तो रिस्पेक्टिव डेट के जो भी बिल एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है जो हमको ब्रोकर से रिसीव हुए हैं विद रेफरेंस टू प्राइसेस, उसको चेक करेंगे स्टॉक मार्केट के कोटेशन से। वेरीफाई करेंगे बोर्ड मिनट्स फॉर परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में बोर्ड मिनट्स को वेरीफाई करेंगे। एसर्टेन करेंगे कि क्या बोर्ड रिजोल्यूशन और ऑब्टेन अ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द इन्वेस्टमेंट सो एक्वायर्ड आर करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वेरीफाई करेंगे बोर्ड मिनट्स फॉर परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट परचेज करना है, सेल करना है, हम वेरीफाई करेंगे बोर्ड मिनट्स कि करा है नहीं करा है जो भी है, ठीक है। और एसर्टेन फ्रॉम द बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है, और ऑब्टेन अ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, और ऑब्टेन अ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, भैया जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो करंट है कि लॉन्ग टर्म में जो भी है। तो हमने क्या पढ़ा कि शेयर्स एंड सिक्योरिटी फिजिकल वेरीफाई करनी रहती है। अपनी शेयर की सिक्योरिटी पे कोई लोन नहीं दिया जाता है। डिविडेंड इनकम डिक्लेयर होता है तो बुक कर दो, इंटरेस्ट ड्यू होता है तो बुक कर लो, चेक कर लो कि वो रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ब्रोकर से अगर हमें रिस्पेक्टिव डेट पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मिलते हैं तो चेक करो विथ रेफरेंस टू प्राइसेस वाइज विस स्टॉक मार्केट कोटेशन। बोर्ड मिनट वेरीफाई करो, वेरीफाई बोर्ड मिनट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चेक करो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है क्या, और मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लो इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चेक वेदर द इन्वेस्टमेंट हैज बीन वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद द एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स डायरेक्शंस एंड एडिक्वेटली प्रोविजन फॉर फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो चेक whether investment have been valued in accordance with the NBFC prudential norms directions and adequate provision for fall in the market value of securities wherever applicable have been made there against as required by the directions. To check whether investment have been valued in accordance with the NBFC prudential norms directions and adequate provision for fall in the market value. तो क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यूएशन होता है वो एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। चेक करो और कि जो डायरेक्शन एंड एडिक्वेट प्रोविजन है क्या फॉर फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। आपकी सिक्योरिटीज का मार्केट वैल्यू में फॉल हुआ है तो एडुकेट प्रोविजन है कि नहीं है, ठीक है, हैव बीन मेड देयर अगेंस्ट एज रिक्वायर्ड अंडर बाय द डायरेक्शंस, ठीक। फिर वही बात आ जाती है कि ऑब्टेन लिस्ट ऑफ सब्सिडियरी एंड ग्रुप कंपनीज। लिस्ट ऑफ सब्सिडियरी एंड ग्रुप कंपनीज हम ऑब्टेन करते हैं, तो ऑब्टेन लिस्ट ऑफ सब्सिडियरी एंड ग्रुप कंपनीज फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड वेरीफाई द इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरी और ग्रुप कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा है सब्सिडियरी और ग्रुप कंपनीज में तो असर्टेन द बेसिस फॉर अराइविंग एट प्राइस पेड फॉर सच एक्विजिशन ऑफ शेयर। आपने शेयर एक्वायर करा, प्राइस आपने पे करा, तो किस बेसिस पे आप अराइव हुए उस पर्टिकुलर प्राइस पे। तो शेयर्स एंड ग्रुप कंपनीज के रिस्पेक्ट में हमने लिस्ट ऑब्टेन कर ली। ऑब्टेन चेक इन्वेस्टमेंट इन अनकोटेड डिबेंचर और बॉन्ड। चेक वेदर इन्वेस्टमेंट इज इन अनकोटेड डिबेंचर और बॉन्ड हैव नॉट बीन ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट बट एज टर्म लोन। तो जो इन्वेस्टमेंट है इन अनकोटेड डिबेंचर और बॉन्ड हैव नॉट बीन ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट बट एज टर्म लोन और अदर क्रेडिट फैसिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट जो है तुम्हारा अनकोटेड डिबेंचर और बॉन्ड्स में है, तो इन्वेस्टमेंट इन अनकोटेड डिबेंचर और बॉन्ड तो उसको ट्रीट नहीं करना है, हैव नॉट बीन ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट बट एज टर्म लोन और अदर क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। तो हमने क्या देखा, अनकोड डिबेंचर बॉन्ड्स को हमको इन्वेस्टमेंट जैसे ट्रीट नहीं करना है, हमको तो उसको टर्म लोन एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटी जैसे ट्रीट करना है।
नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट बट एज अ टर्म लोन और अदर क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन। सब्सिडियरी ग्रुप कंपनी के हम लिस्ट ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भैया किस प्राइस पे आपने शेयर खरीदा है, किस बेसिस पे आप, किस तरीके से आप उस बेसिस पे अराइव हो, ठीक है। और वेरीफाई करो इन्वेस्टमेंट जो उसमें हो रहा है। बाकी इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू होना चाहिए वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एडिक्वेट प्रोविजन होना चाहिए इन द फॉरवर्ड फॉर फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो भैया वही बोर्ड मीटिंग का बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो, चेक मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट ले लो कि इन्वेस्टमेंट काय के लिए कर रहे हो। बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में हमने बात कर ली, डिविडेंड इनकम के लिए बात कर ली, शेयर्स एंड सिक्योरिटी का फिजिकल वेरिफिकेशन करो और प्रॉपर सिक्योरिटी पे है कि नहीं, कस्टडी में है कि नहीं, बैंक की कस्टडी में है तो बैंक से सर्टिफिकेट ले लो। इस तरीके की हमने बात करी। कायदे से हमारे 8 पॉइंट इधर हो जाते हैं। फिर 9वां पॉइंट, एज 13 का प्रॉपर कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं हुआ है। लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हो तो प्रॉपरली सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप लोन्स एंड एडवांसेस एनबीएफसी देती है तो प्रॉपर सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कोलैटरल लिया है कि नहीं हुआ है, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, प्रॉपर रीपेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कल को नहीं हो रहा है तो प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो एज पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे ही चार्ज कर रहे हैं ना, कोई स्पेसिफिक इनको बेनिफिट तो नहीं दिया जा रहा है, इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, ठीक है। और जिस पार्टी को ऑब्टेन बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम कंसर्न पार्टीज से बाकायदा हम बैलेंस कंफर्मेशन भी लेते हैं। एक जो सिंगल बोरोवर है या ग्रुप ऑफ बोरोवर है, ऐसा तो नहीं कि उनको लैंड कर रहे हैं या उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें ही पैसा लगा रहे हैं इन एक्सेस ऑफ स्पेसिफाइड लिमिट, स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा किसी को लैंड कर रहे हैं या किसी में हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यानी सिंगल बोरोवर और ग्रुप ऑफ बोरोवर। और चेक करो कि लोन का रिकवरी परफॉर्मेंस कैसा है, एनबीएफसी प्रॉपर तरीके से रिकवरी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। चेक करो कि एनबीएफसी में जो क्वांटम ऑफ एनपीए वो ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है तो एनबीएफसी किस तरीके से उसको परफॉर्मेंस पे लाने की कोशिश करी है, किस तरीके से वो कैश फ्लो को रेगुलेट करती है। तो ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर एनबीएफसी एन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ प्रॉपर अप्रेजल एंड फॉलो अप ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स एंड एडवांसेस दिया तो भैया उसके बाद फॉलोअप लेते हो कि नहीं लेते हो। रिकवरी परफॉर्मेंस का ट्रेंड देखो कि रिकवरी परफॉर्मेंस कैसा है इनका। एसेडेंडर एनबीएफसी डज नॉट हैव एनी अनड्यूली हाई लेवल ऑफ एनपीए। चेक करो कि जो एनबीएफसी के पास जो है अनड्यूली हाई लेवल ऑफ एनपीए नहीं होना चाहिए। तो एनबीएफसी डज नॉट हैव अनड्यूली हाई लेवल ऑफ एनपीए। और चेक करो क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस है वो क्लासीफाई हुआ है कि नहीं, एज ए स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल जो भी है, और प्रॉपर एडिक्वेट प्रोविजन बने हैं कि नहीं बने हैं एज पर दी प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुआ है, प्रॉपर प्रोविजन बने हैं कि नहीं बने हैं, प्रॉपर अप्रेजल फॉलोअप आप लोन्स एंड एडवांसेस का ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। सिंगल बोरोवर की जरूरत से ज़्यादा तो आप लोन नहीं दे रहे हो। ऑब्टेन बैलेंस कंफर्मेशन कंसर्निंग पार्टी से, ऑब्टेन करो बैलेंस कंफर्मेशन कंसर्निंग पार्टी से। ऑडिटर एग्जामिन करे कि जो लोन्स एंड एडवांस प्रॉपर सैंक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एज 13 के हिसाब से आप एज 13 कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है एज 13 का। इन्वेस्टमेंट जो अनकोटेड डिबेंचर में है तो उसको इन्वेस्टमेंट मत मानो, उसको तो लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटी मानो। और सब्सिडियरी की लिस्ट ले लो, चेक कर लो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन सब्सिडियरी एंड ग्रुप कंपनीज, और चेक कर लो कि किस बेसिस पे आप एसेटेन करो कि किस बेसिस पे आप एक प्राइस पे अराइव हुए थे और आपने एक्विजिशन करे थे, उनके शेयर्स की एक्विजिशन करा था। तो वो सब चीज़ों की बात हुई थी। और इस तरीके से जो है हमारा जो है अमेंडमेंट ओवर होता है। अब अमेंडमेंट ओवर होने के बाद अब हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ अराउंड 17 एमसीक्यूज़ है, वो 29 एमसीक्यूज़ वो लॉ में है, हमारे पास 17 एमसीक्यूज़ है। क्यों ना 17 एमसीक्यूज़ को फटाफट देख लिया जाए। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन एट्रीब्यूट। कौन सी चीज़ इसमें ABCD में जो हम पढ़ने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन एट्रीब्यूट, किसी चीज़ में कौन से पॉइंट में कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। दैट मस्ट एग्जिस्ट फॉर अ फर्म टू बी कॉल्ड अ नेटवर्क। तो कॉमन एट्रीब्यूट अगर एग्जिस्ट होता है फर्म में तो नेटवर्क बनता है, पर हमें एक्सेप्शन निकालना, नॉट अ कॉमन एट्रीब्यूट। तो इसमें क्या बोला है, एन एसोसिएशन बिटवीन फर्म एंड एन अदरवाइज अनरिलेटेड एंटिटी जो जॉइंटली प्रोवाइड करे सर्विस और डेवलप करे है प्रोडक्ट, बट डज नॉट इन इटसेल्फ क्रिएट अ नेटवर्क। तो सही है ना, एसोसिएशन किसका, फर्म का और अदरवाइज अनरिलेटेड एंटिटी का, जो जॉइंटली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो ये अपने नेटवर्क के एक्सेप्शंस में पड़ा था। बाकी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है अगर वो कंसल्ट कर रहा है टेक्निकल स्पेसिफिक इश्यूज़ पे या ट्रांजेक्शन और इवेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट पे अगर वो कंसल्ट कर रहा है तो वो तो कॉमन नेटवर्क में आता है। शेयरिंग ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल रिसोर्सेज हमने पढ़ा था नेटवर्किंग वाले एरिया में चैप्टर में। फिर अगर लार्जर स्ट्रक्चर एम्ड एट कॉपरेशन
पर जो एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर है वो कॉमन ब्रांड नेम यूज़ करिए, तो वो भी अपन ने पढ़ा था। कॉमन ब्रांड नेम में कॉमन इनिशियल्स और कॉमन ट्रेड नेम भी आ जाता है, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इधर ए वाला है वो नॉट अ कॉमन एट्रीब्यूट आएगा। अगर नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है एज अ पार्टनरशिप फर्म, तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर, फिर अगर नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एज अ पार्टनरशिप फर्म तो टोटल नंबर ऑफ पार्टनर 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, डज नॉट एक्सीड 20। फर्म इज अलाउड टू ज्वाइन वन नेटवर्क, और इधर हमने पढ़ा था कि फर्म्स हैविंग कॉमन पार्टनर शेल नॉट अलाउड टू ज्वाइन मोर देन वन नेटवर्क, तो बस वो एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने अप्रूव करा और रिजेक्ट करा नेम ऑफ द नेटवर्क और इंटीमेट द सेम टू द नेटवर्क। 30 दिन में इंटीमेट कर दिया, 30 दिन में इंटीमेट कर दिया कि हम 30 दिन में इंटीमेट करते हैं, और नेटवर्क का नाम जो है वो रिजर्व में रहता है 3 महीने तक। अब 3 महीने तक आप क्या है, फॉर्म बी में रजिस्ट्रेशन, फॉर्म बी से आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो, 3 महीने में आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा। फिर आफ्टर द नेम ऑफ अ नेटवर्क इज अप्रूव्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ गाइडलाइन 5, आफ्टर द नेम ऑफ द नेटवर्क, अगर हमने नेम ऑफ द नेटवर्क को अप्रूव कर दिया है एज पर द प्रोविजन अंडर गाइडलाइन 5, इंस्टीट्यूट सेम शैल रिजर्व अ नेम, रिजर्व सच नेम, 3 महीने के लिए रिजर्व हो जाता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी ने एनआरसी कॉन्स्टिट्यूट करा जिसके अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और आधे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। पर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है तो वो आधे से बढ़ के 2/3 हो जाते हैं। देखो हर जगह 2/3 है, पर ऑडिट कमेटी में ऑल है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन देखें, मैं कमेटी के कंपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट हाफ होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इधर 2/3 आ जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी और टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी जो भी है, पर 6 डायरेक्टर से ज़्यादा, 6 डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम, 6 डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 का बन सकते हैं, पर एक पर्सन किसी कंपनी में एमडी, सीईओ या मैनेजर है तो फिर वो 3 जगह ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, 3 कंपनी में। फिर रेगुलेशन 16 की बात आ रही है, तो रेगुलेशन 16 में मटेरियल सब्सिडियरी में क्या बोला था, 10% कि वो सब्सिडियरी जिसका 10% हिस्सा है, ठीक है, जिसका 10% से ज़्यादा हिस्सा है इन अ टोटल कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्क, कंसोलिडेटेड इनकम का 10% से ज़्यादा सब्सिडियरी होल्ड करती है, सब्सिडियरी की इनकम है, ठीक है, या कंसोलिडेटेड नेटवर्क का 10% से ज़्यादा सब्सिडियरी का नेटवर्क है, ठीक है। तो वो जो नेटवर्थ और इनकम हम प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर का कैलकुलेट करते हैं, तो 16 में क्या है, 16 में 20% है, 24 में क्या है, सॉरी 24 में क्या है, 24 में 20% है, तो 16 में क्या है, 16 में 10% है। याद ऐसे रख सकते हैं कि 24 है 20 की सीरीज में 20, 10 की सीरीज में है तो 10%। कैश शॉर्टेज वो इंटेंशनल फ्रॉड कम मान लिया जाएगा, इफ़ मोर देन 10,000 है तो फिर तो इंटेंशनल फ्रॉड है, पर अगर मोर देन 5,000 है और डिटेक्ट करा है मैनेजमेंट इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने, ऑडिटर ने, बस उसको रिपोर्ट नहीं किया गया था कैशियर द्वारा, तो फिर वो भी। फिर अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो वही है, 3 हफ्ते के अंदर हमें सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल को भेजेंगे, वो रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन को भेजेंगे, और डेमी ऑफिशियल लेटर में हम भेजेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन में। फिर इंडिविजुअल केसेस इन्वॉल्विंग 25 लाख और मोर, तो वो ऑडिट कमेटी के सामने हम प्लेस कर देंगे। फिर नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ पर्सन और कंटिन्यू द डायरेक्टरशिप ऑफ एनी पर्सन, कोई भी लिस्टेड एंटिटी ना तो डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी ना तो डायरेक्टर जो अपॉइंटेड है उसको कंटिन्यू करेगी, अगर वो 75 साल की एज वाली बात आ जाती है। अपन ने यही 196 सबसेक्शन 3 में 70 साल पढ़ा था, तो 75 साल के से या उससे ज़्यादा को अपॉइंट करना है तो आपको सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है, और स्पेशल रिजोल्यूशन जिस मीटिंग में होगा तो आपको फिर उसके लिए एक्सप्लेनेटरी, उस नोटिस के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना होगा जो शो करेगा, इंडिकेट करेगा जस्टिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच पर्सन, जैसे रतन टाटा का एग्जाम्पल है तो अपन इधर लेंगे। फिर बोर्ड जो है कम से कम 4 टाइम्स इन ईयर मीट होना चाहिए और मैक्सिमम टाइम गैप 120 दिन है। NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है, एटलीस्ट 85% ऑफ टोटल असेट वो किस में है, माइक्रो फाइनेंस के रूप में है, 85% ऑफ टोटल असेट माइक्रो फाइनेंस के रूप में है। रिस्क मैनेजमेंट कंपनी में एटलीस्ट एक बार तो मिलना चाहिए, शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ईयर। फिर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, ऑडिटर शैल चेक दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट हाफ जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए।
तो कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट इसके अमेंडमेंट वाले एमसीक्यू से इस तरीके से हमने मई 20 के अमेंडमेंट्स कर दिए ओवर। नवंबर 2020 में कुछ छोटे छोटे से अमेंडमेंट है, उसको देख लिया जाएगा, बट जो मेजर अमेंडमेंट है वो मई 20 में है, ठीक है। और इस तरीके से हम इस वीडियो को ओवर करते हैं। इनकेस आपको कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट, और उस कमेंट पे फोकस किया जाएगा, एंड जो भी हो सकता है डाउट्स वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।